हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट लेवल क्या होते हैं गवर्नमेंट के, हमारी कंट्री में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी यानी जब लोकतंत्र सरकार, जब किसी कंट्री के सिटीजन्स वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो आज हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स के बारे में। अच्छा, हम इंट्रो ले लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी। जो जनता है, जो सिटीजन है कंट्री के, वो किस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेशन अपना कैसे करते हैं। दूसरा हो गया नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने की क्या ज़रूरत है और उसे करता कौन है, रिसॉल्व कौन करता है। थर्ड हो गया इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड लॉ था। अपार्थाइड लॉ था। तो इस लॉ के हिसाब से क्या था कि लोगों को कलर के हिसाब से, रेस के हिसाब से सेपरेट किया जाता था। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कलर, जैसे कि ब्लैक, वाइट एंड इंडियंस। ऑफ कोर्स इंडियंस यहाँ इसलिए है, मतलब जो इंडियंस वहाँ ट्रेड करने आते थे, तो 80% ब्लैक्स थे, 20% वाइट। तो उस टाइम पे अपार्थाइड लॉ के अनुसार, जो ये लॉ बना था, इसके अनुसार लोगों को आपस में बात करने तक की या फिर मिंगल होने तक की अलाउ नहीं थी। नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलने की भी अलाउ नहीं थी। ये यहाँ किन लोगों की बात हो रही है, यहाँ ब्लैक्स की बात हो रही है। कॉमन फैसिलिटीज़, जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती थी वो भी डिफरेंट होती थी, मतलब ब्लैक्स के लिए अलग थी और वाइट के लिए अलग। एग्जाम्पल के तौर पर जो अच्छी ज़मीनें होती थी, गुड लैंड्स, were reserved फॉर वाइट पीपल। जो अच्छी ज़मीनें होती थी वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए ही रिज़र्व होती थी, और जो मतलब अच्छी नहीं होती थी, जो लैंड्स ठीक नहीं होती थी, वो ब्लैक्स के लिए होती थी। और एक और मेन फीचर है, एक और है, जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था, वोटिंग का अधिकार भी उनके पास नहीं था, वो वोट नहीं कर सकते थे।
लेकिन 1994 में जो साउथ अफ्रीका है became a democratic country. 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी और 31 मई 1961 में रिपब्लिक हुई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के नाम से वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इस दिन, ये जो दिन है 18 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में, इंडिया में लोगों की भागीदारी कैसे होती है, गवर्नमेंट बनाने में लोगों की भागीदारी कैसे होती है। रोल ऑफ पीपल। तो सबसे पहले जो जनता है, जो देश की जनता है, उसका एक बहुत अहम रोल होता है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में, उसकी फंक्शनिंग में। द पीपल play an important role in the proper functioning of a democratic country, or a government. ठीक है। लोकतंत्र सरकार की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो जनता है, उस देश की जनता का एक अहम रोल प्ले करेगी। वो कैसे प्ले करेगी? मतलब इलेक्शन करवाकर। ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ इलेक्शन लोगों के द्वारा ही होते हैं, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो रोल है, जो लोगों का रोल है, वो भी ना 2 टाइप से होता है। पार्टिसिपेशन। जो लोगों का रोल है, जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो दो तरह से होता है। पहला तो इलेक्शन। ऑफ कोर्स इलेक्शन से लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुना तो वो जो इंसान है जिसको लोगों ने चुना है, तो वो अपनी मर्जी करेगा, अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाएगा, कंट्री को चलाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ना फिक्स्ड टेन्योर होता है। एक गवर्नमेंट का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, रूलिंग पार्टी का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, जो कि होता है 5 इयर्स। मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो चाहते या ना चाहते हुए भी कोई जो भी रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट वर्किंग में है, रूलिंग में है, तो उसे लोगों के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसे अपनी जो पार्टी है उसको दोबारा उसे इन कंट्री में रूल करवाना है, तो उसे लोगों के अकॉर्डिंग, पीपल के अकॉर्डिंग वर्क करना ही होगा। अगर ऐसा होता कि 20 साल के बाद इलेक्शंस होते
तो फिर जो कंट्री, जो लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, रूलिंग पार्टी थी, वो तो फिर अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगी ना। वो तो सोचेगी कि 20 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो अभी से हम फिर क्यों करें। लेकिन इसीलिए फिक्स टेन्योर रखा गया है 5 साल का, कि गवर्नमेंट को लोगों के अकॉर्डिंग वर्क करना ही होगा। तो ये चीज़, ये फिक्स टेन्योर, 5 ईयर इलेक्शन, ये क्या साबित करता है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? ऑफ कोर्स पीपल के कंट्रोल में, कंट्री के सिटीजन्स के कंट्रोल में है। तो ये तो था फर्स्ट टाइप। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप है, एक तो हो गया आपने इलेक्शन करवाया, गवर्नमेंट जो उस टाइम, जो जिसको आपने वोट दी है इलेक्शन के थ्रू, उसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को रूलिंग पार्टी में लाए, उसे जिताया। तो दूसरा आपका कैसे पार्टिसिपेशन में कैसे आ सकता है? थ्रू रैलीज के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू। अब ऐसे कैसे आ सकता है आपका पार्टिसिपेशन, इसमें कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, सपोज करिए कि कोई गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने, रूलिंग पार्टी ने कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आए हैं, वो कोई एक्ट लेके आए हैं जो कि आपको लगता है वो ठीक नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप अपनी बात को किस तरह उन तक पहुंचा सकते हैं? प्रोटेस्ट के थ्रू, रिलीज के थ्रू, सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू। तो इससे इससे क्या पता चलता है? पीपल का जो ओपिनियन है, लोगों के जो ओपिनियन है, वो गवर्नमेंट को पता चलता है। जब आप रिलीज करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, तभी तो गवर्नमेंट को आपके ओपिनियन के बारे में पता चलेगा। अब आपने रिलीज करी, प्रोटेस्ट करा, ठीक है। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने की। रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हम जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो डाइवर्सिफाई है। जो हमारी सोसाइटी है डाइवर्सिफाई है, ठीक है। अब डाइवर्सिफाई में क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें डिफरेंट ट्रेडिशन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, रिलीजन है, ठीक है। लेकिन कभी कभार इन्हीं कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं कि सपोज करिए जो ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी चाहती है रूल एक्स और बी वाली चाहती है रूल वाई। तो इस टाइम क्या होगा? इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स होंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट का कैसे रोल आता है? गवर्नमेंट का यहाँ रोल आता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार सत्ता में है, उसका क्या रोल आता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये गवर्नमेंट की होती है। हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है,
और कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों के बीच में, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है और कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या रिजल्ट करेंगी, ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ही तो क्रिएट करेंगी, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की ही है। गवर्नमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लोग लोग सिटीजन जो पीपल हैं वो ही सॉल्व करेंगे तो क्या बढ़ेगा, जो वायलेंस वायलेंस क्रिएट होगी, वायलेंस ही तो बढ़ेगी। तो फिर गवर्नमेंट को तो एक डर ही होगा ना कि ये जो वायलेंस है ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए। गवर्नमेंट को फियर होगा, डर होगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने की। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना वो अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी गवर्नमेंट का मन आ रहा है कि वो कर रही है, जैसे तैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को, वायलेंस को सॉल्व कर रही है। तो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लॉ में रहकर ही उस कॉन्फ्लिक्ट को वो सॉल्व कर सकती हैं। संवैधानिक तरीके से ही वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। संवैधानिक, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वेलिटी एंड जस्टिस। तो इक्वेलिटी का तो मतलब होता है कि सभी को एक तरह के राइट्स मिले, एक तरह की इक्वेलिटी मिले। और जस्टिस होता है न्याय, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सपोज एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि हमारी सोसाइटी में ना दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक तो है, आप मिडिल ले लीजिए, मिडिल, और एक पुअर है, ठीक है, पुअर है। तो इन मिडिल के पास खाने के लिए फूड है, फूड टू ईट, लेकिन इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, फूड नहीं है खाने के लिए। और हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी निकाले, एजुकेशन के लिए पॉलिसी निकाले कि सभी को, चाहे वो पुअर है, मिडिल है, रिच है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो जो एजुकेशन है वो सबके लिए बराबर ही होगी, चाहे वो पुअर है, मिडिल है या फिर रिच है, इन तीनों के लिए वो एजुकेशन इक्वल होगी। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो लोग जिनके पास खाने तक के लिए नहीं है, पहले उन्हें फूड की ज़रूरतों को पूरा करना है। क्योंकि जिनके पास खाने के लिए है उनके लिए तो ठीक है, एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जिनके पास खाने के लिए नहीं है तो वहाँ उनके साथ न्याय थोड़ी ना हो रहा है। वो तो यही चाहते हैं कि हमें खाने के लिए मिले, एजुकेशन तो दूर की बात है ना। मतलब गवर्नमेंट को लोगों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो कोई रिच है, पुअर है, रिच है, ये बात नहीं हो रही है। मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। यहाँ पे इन लोगों को फूड की ज़रूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवा रही है, एजुकेशन। इनको है फूड की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ इनको फूड है, एजुकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करवानी होंगी। तो यहाँ ये जस्टिस होगा, इनको एजुकेशन दी जाए और इनको खाने के लिए खाना दिया जाए। तो तभी तो होगा जब इनको खाना मिलेगा टाइम पर, फिर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्ट्स निकाले, तभी तो होगा जस्टिस। तो यही है इक्वलिटी एंड जस्टिस। सो इक्वलिटी
एंड जस्टिस। एक डेफिनेशन के तरीके से इसे हम समझ लेते हैं। अ की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is its commitment to equality and justice. They both are inseparable. हम इक्वलिटी और जस्टिस को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समानता है लेकिन न्याय नहीं है तो फिर भी ये गलत है। लेकिन अगर न्याय है पर समानता नहीं है, ये भी गलत है। जहाँ न्याय और समानता एक साथ हों तभी तो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, तभी तो वहाँ के जो कंट्री के सिटीजन्स हैं वो ठीक तरह से रह पाएंगे। आगे हम अपार्थेड जो हमने अभी पढ़ा उसे एक डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। It refers to the system under which separation is practiced on the basis of race। मतलब ये एक सिस्टम है जहाँ पे कलर के बिहाफ पर सेपरेशन किया जाए। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। जब लोगों की भागीदारी होगी गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट के प्रोसेस जो भी सरकार बनाने में जो प्रोसेस लगता है उसमें लोगों की भागीदारी होगी, तभी तो पार्टिसिपेशन होगा लोगों का। कॉन्फ्लिक्ट को एक टर्म में अगर हम समझें तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन पीपल of various caste, culture, यहाँ पे सिर्फ कास्ट और कल्चर नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलीजन हो जाएगा, लैंग्वेजेस के बिहाफ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इन द नेम ऑफ रीजन। एरिया के बिहाफ पर भी, जिस रीजन में आप रहते हो उसके बिहाफ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो आज हमने क्या पढ़ा? की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि कोई भी सरकार है उसे बनाने में लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होती है इलेक्शंस के थ्रू, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गवर्नमेंट उसे कैसे सॉल्व करती है। बाद में हमने पढ़ा इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। अगर समानता नहीं है तो कहाँ न्याय होता है? लोगों के अपने नीड के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट वर्क करती है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक्ट्स लेके आती है, प्रोग्राम्स लेके आती है, तभी तो वहाँ न्याय होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि किसी के पास खाने के लिए नहीं है और किसी के पास है, लेकिन जिनके पास खाने के लिए है उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेके आई है एजुकेशन के बिहाफ पर स्कीम्स, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी है ना, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट को यहाँ क्या करना है? गवर्नमेंट को लोगों के हिसाब से अपने एक्ट्स और पॉलिसीज़ लेके आनी है। हमने साउथ अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉ था, उसमें लोगों को कलर के बिहाफ पर, कलर के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। कॉमन फैसिलिटीज़ भी अलाउ नहीं थी, वहाँ इलेक्शंस भी नहीं होते थे।
तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में पढ़ी। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।